तुम साइंस के सिलेबस के पीछे और कार्बन एंड कंपाउंड्स तुम्हारे पीछे। बच्चों ये चैप्टर लगभग हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता है कि सर कोई कार्बन एंड कंपाउंड समझा दो, कोई हमको ये बता दे कि ये क्या बॉन्ड्स होते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो बच्चों आज हम इसी चैप्टर को बहुत आसानी से समझते हुए चलेंगे वन शॉट में, और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बहुत कम समय में कवर करते हुए चलेंगे। तो सब हमारा जो आज का रैपिड रिवीजन का चैप्टर है वो क्या है बच्चों? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर हम सबसे पहले देखें तो बच्चों चैप्टर का नाम ही है कार्बन, तो कार्बन इस चैप्टर का कौन है? हीरो। तो अब सबसे पहले हम इस हीरो के बारे में जानेंगे कि क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, जो इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों वो कितना होता है? 6। तुमने पढ़ रखा है पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो बच्चों 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों इसके पास कितने कितने होते हैं? 6। अब इस हीरो का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 12U। इसका मास कितना है? 12U। और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी वैलेंसी 4। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनवाते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों वैलेंसी। क्या है वो? उसकी वैलेंसी है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों कार्बन का, तुमको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अब तुमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है तो शेल में होती है। सबसे अंदर होता है के शेल, उसके बाहर एल शेल। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर के में चले गए तो बच्चों 2 चले गए, कितने बचे? 4। तो बच्चों एल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो मान लो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका के शेल और ये इसका क्या हो गया? एल शेल। तो बच्चों के में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल में कितने चले गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तुम यहां से देख सकते हो इसके सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो सबसे बाहर वाला शेल है, ये वाला शेल, जो सबसे बाहरी शेल है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से क्या बनाते हैं? उसकी वैलेंसी। तो के शेल में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। यही इसकी क्या है? वैलेंसी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट। तुम यहाँ पर देख सकते हो ये अंदर वाला शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 और 4। टोटल वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? तुम्हें पता है आजकल कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहता है ना, हर इंसान ढूंढ रहा है अपना पेयर, है ना। तो कार्बन भी सिंगल नहीं रहना चाहेगा। कार्बन ने कहा कि हम क्यों सिंगल मरे भाई, हमें भी कोई मिल जाए जो मेरे से बॉन्ड बना ले। तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या फिर देना होता है इलेक्ट्रॉन्स को, या तो इलेक्ट्रॉन्स कोई ले लेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। अब ये मार्केट में गया कि भाई कोई एलिमेंट मेरे साथ बॉन्ड बना ले, तो इसने दूसरे एलिमेंट्स के पास गया और उनसे बोला कि भाई मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो इसने कहा कि हमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है वैलेंस शेल में। अब तुम्हें पता है कोई भी एलिमेंट हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट हो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। बच्चों ऑक्टेट का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यस, कितने हैं? 4। तो ये क्या चाहेगा? कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये दूसरे एलिमेंट्स के पास जाएगा कि भाई हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हमें अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये अलग अलग एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा। अब दूसरे एलिमेंट्स के पास जब जाएगा तो दूसरे एलिमेंट्स इससे कहेंगे काम करो तुम 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हमको दे दो। तो बच्चों इसने कहा कि भाई ना हम 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और ना किसी से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, क्या? why carbon cannot gain as well as lose 4 electrons? कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं रहा है? क्यों? उसने कसम खा रखी है कि ना हम देंगे ना हम लेंगे। तो बच्चों क्यों? देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका न्यूक्लियस पगला जाएगा, बोलेगा पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन का लोड है मेरे ऊपर, तुम बोल रहे हो 4 और दे दो, हम कैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालेंगे? तो बच्चों इसके न्यूक्लियस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा एक साथ। तो वही लिखा हुआ है बच्चों, ये गेन क्यों नहीं करता? बिकॉज डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और उसको दिए दे रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छा दूसरी बात, तो अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, खुश हो जाएगा। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और तुम उससे बोलो कि बेटा अपने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स निकालने में बहुत एनर्जी मांगेगा। इतनी एनर्जी उस बेचारे के पास है ही नहीं। तो हमारा हीरो ना ही इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स ले पा रहा है, तो अब वो करेगा क्या? बॉन्ड तो बनाना ही है।
पेयर तो उसको बनाना ही है, तो क्या करेगा, बोलेगा कि ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हमसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, जो पूरा का पूरा ना दे ना पूरा का इलेक्ट्रॉन ले, बस जब हमें जरूरत हो तब हमारा काम पूरा हो जाए। तो कार्बन क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या लिखा हुआ है, हेंस कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज शेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन हमेशा क्या करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। बोलो भैया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा, ना ही लूज करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, वही लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, फोर्स दैट डेवलप्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पेपर में आएगा एग्जाम में, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, तो आंखें बंद करके बोल देना, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो करेगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे अगर हम लोग देखें, सर कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कितनी तरह का है, तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का है। मार्केट में कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का मिलेगा तुम्हें, या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। अब कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, उसके बेसिस पर डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे बच्चों। हाइड्रोजन में अगर हम देखें, हाइड्रोजन बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में, उसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो सोचेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए और हमारे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसका जीवन मंगलमय हो जाए। अब ये हाइड्रोजन टहल रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे 2 हो जाए अंदर में, हम उसी में खुश हो जाएंगे। 8 तक तो उसका सपना ही है। बगल वाले हाइड्रोजन के एटम के पास गया, बोला भाई हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसने बोला कि अगर हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो क्या बोलेगा, एक काम करो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो और हम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखें, और हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें। तो बच्चों हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। बच्चों हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, मजबूर होकर के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसने अपना इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और बना लिया एक सिंगल बॉन्ड। तो जब इसे जरूरत थी इसने इधर ले लिया, जब इसकी थी उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को रख लिया। तो बच्चों ऐसे सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, अब ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन तुमको पता है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। अब जब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले ऑक्सीजन न्यूक्लियस है ये इसका, बाहर क्या है बच्चों, के शेल, और बाहर उसके क्या है, एल शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और एल शेल में कितने, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के में 2 चले गए, एल में 6 चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दो बच्चों। इसके एल शेल में कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह बगल में एक और ऑक्सीजन होगा, उसके एल शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। तो बच्चों क्या कहोगा, ये के और ये एल, इसके पास भी 6, 6 इधर 6 इधर। अब वो बोल रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरा 8 हो जाए, कोई देने के लिए नहीं तैयार है। क्यों दे अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, बगल वाले ऑक्सीजन से क्या, काम करो अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लो, शेयर कर लो, मेरे पास भी 8 और तुम्हारे पास भी 8। तो इस तरह से ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। अच्छा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों कितने होते हैं, 5, और इसके पास भी 5। अब 5 है, इसको कितना चाहिए होगा 8 करने के लिए, 3। अब ये बगल वाले नाइट्रोजन से बोलेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, फिर वही कहानी, नाइट्रोजन बोला भैया हम तो गरीब हो जाएंगे अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो फिर इन दोनों ने भी क्या कर लिया, शेयरिंग। तो बच्चों इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन मार्केट में दिया और इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन मैदान में उतारे, और तीनों ने क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इस तरह से बच्चों 3 बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो डबल, और 3 की हुई तो ट्रिपल। वही लिखा हुआ है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब कार्बन बच्चों, कार्बन है हमारा हीरो जो है ना, बहुत धाकड़ हीरो है। वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की भी शेयरिंग कर सकता है, 2 की भी शेयरिंग कर सकता है और 3 की भी शेयरिंग कर सकता है। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्यों, उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4। वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का सौदा कर सकता है। तो अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर तो सिंगल, और वरना डबल, वरना फिर ट्रिपल। अब जो भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कुछ खासियत होती है। एग्जाम में आता है, बोर्ड्स में पूछा गया है कई बार कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, तो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत पुअरली कंडक्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों, तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिजिक्स में,
करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अच्छा यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? सब तो शेयरिंग में इन्वॉल्व है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई फ्री चार्ज पार्टिकल है ही नहीं जो करंट को फ्लो करवा दे। तो इसीलिए बच्चों ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों ये बहुत पुअर कंडक्टर्स हैं ना, ड्यू टू शेयरिंग नो चार्ज पार्टिकल्स आर देयर टू कैरी करंट। आगे अगर हम लोग देखें वर्सेटाइल नेचर, अब बच्चों ये जो हमारा हीरो है ना ये बहुत वर्सेटाइल है। जैसे बहुत सारे हीरो होते हैं, उनको वो हर रोल प्ले कर लेते हैं, उनको विलन के रोल में मूवी में डाल दो वो विलन बहुत अच्छा प्ले करेंगे, हीरो बना दो वो हीरो बहुत अच्छा प्ले करेंगे, अब हीरोइन थोड़े ना बन जाएगा भाई वो। तो इसी तरह कार्बन भी क्या है हमारा वर्सेटाइल नेचर का बहुत वर्सेटाइल नेचर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी खूबियां हैं। क्या सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों कैटिनेशन। अब ये सर कैटिनेशन क्या है मेरे को समझ में नहीं आता सर, प्लीज बता दो। कैटिनेशन देखो क्या है, कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन जो होता है ये अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ बहुत बढ़िया से बॉन्ड बना लेता है। मतलब अगर हमने तुम्हें 10 कार्बन एटम दे दिए, तुम थोड़ी देर में देखोगे कि ये 10 के 10 कार्बन एटम आपस में सब जुड़ चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं। तो ये क्या है, इनमें इतना ज्यादा बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि ये सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं। तो बच्चों कैटिनेशन का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब अगर हमने 4 कार्बन रख दिए तो वो चारों कार्बन आपस में इस तरह से बाइंड हो जाएंगे, है ना, बॉन्ड बना लेंगे, तो कैटिनेशन हो जाता है। और अच्छा एक चीज हमने अभी तुम्हें बताई क्या, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बना लेता है। अगली प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। कार्बन कार्बन ये जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये जो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है बहुत स्टेबल होता है, जनरली टूटता नहीं है, तुम इसको आसानी से तोड़ नहीं पाओगे, बहुत स्टेबल होता है बॉन्ड। वही लिखा हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर हाईली स्टेबल दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। नाम में लिखा है टेट्रा मतलब 4। अभी तुमने देखा कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। तो बच्चों अगर कोई इंसान 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसको कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा, वो उसको अपने से जोड़ लेगा, कहेगा हाँ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो बोलेगा भाई 2, बोलेगा आओ हमें तो 4 की जरूरत है, आओ शेयर करो। तो बच्चों ये इतना भूखा है ना, इसको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी मिल जाए सबको जोड़ लेता है अपने से कि भैया मेरी तो 4 है वैलेंसी, कोई भी मिले, 1 वाला मिलेगा उसको भी जोड़ लेगा, 4 वाला मिलेगा उसको भी जोड़ लेगा। वही लिखा हुआ है बच्चों क्या, ड्यू टू इट्स हायर वैलेंसी कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर 4 एटम्स ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट्स, है ना। तो कार्बन बच्चों 4 वैलेंसी होने की वजह से अलग अलग एलिमेंट से बाइंड हो जाता है, इसलिए बहुत वर्सेटाइल है। साइज लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका, जो कार्बन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, कार्बन एटम का साइज छोटा है। अब अगर किसी एटम का साइज छोटा है, सपोज ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये बहुत छोटा साइज है, और इसने किसी बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी है, तो बच्चा जो इसका न्यूक्लियस है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ की नहीं, बहुत अच्छे से लगा लेगा। तो कार्बन जो होता है ये क्या करता है, इसका साइज छोटा होने की वजह से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत अच्छे से लगा लेता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की दूरी जो होगी न्यूक्लियस से बहुत बढ़ जाएगी, जब दूरी बढ़ जाएगी तो ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स बहुत कम लगा पाएगा, तो वीक हो जाएगा बॉन्ड। अब साइज छोटा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एकदम न्यूक्लियस के बगल में पड़े हुए हैं, तो इस पे फोर्स बहुत तगड़ा लगेगा, तो कार्बन का साइज छोटा होता है। अब बच्चों पेपर में आता है मीथेन का स्ट्रक्चर, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब क्या, मीथेन क्या है बच्चों, तुम्हें पता है मीथेन क्या होता है, CH4। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी 4। अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाए, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर, बोलो मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अटेंटिव रहना बच्चों, ये सब कंसेप्ट है, अभी आगे समझ में नहीं आएगा वरना फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ, है ना। ये कार्बन, अब हाइड्रोजन बेचारा वो तो ये न्यूक्लियस और उसके पास के शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कार्बन के पास पहुंचा, उसने कहा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए। कार्बन ने कहा बेटा मेरे को तो 4 की जरूरत है, जाए काम कर अपने जैसे 3 भाई और बुला ला। तो घर गया, बोला कि चलो एक कार्बन है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसने कहा चलो सब लोग चलो, तो अपने जैसे 3 हाइड्रोजन को ले आया, है ना। ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन आ गए बच्चों मार्केट में, उसको घेर लिया 4 हाइड्रोजन ने आपस में, है ना। अब देखो, अब ये इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और इसने 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बच्चों एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे बच्चों एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और हमारा मीथेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है मीथेन और स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है बच्चों, कार्बन जो होता है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। ये जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। वही लिखा हुआ है बच्चों, कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है।
जो डिफरेंस है बच्चों वो सिर्फ किस चीज का होता है, अरेंजमेंट का। तुम देख सकते हो है सब कुछ कार्बन ही, लेकिन जो कार्बन का अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। सबसे पहला होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हो बच्चों, एक कार्बन जो होता है 3 कार्बन से बॉन्ड है। जैसे देखो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन कितने से बॉन्ड है, 3 कार्बन से बॉन्ड होता है, ठीक है। उसी तरह एक पूरी लेयर बन जाती है, कार्बन की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर तुम देखो एक कार्बन होगा वो कितने से बाइंड हो जाएगा, 3 कार्बन से बाइंड हो जाएगा, इस तरह से, है ना। फिर ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से, ये वाला कार्बन भी 3, तो इस तरह से पूरी एक लेयर बन जाती है। इस लेयर के नीचे एक और लेयर आ जाए, ऐसे लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं और इन लेयर्स के बीच में भी बॉन्ड होते हैं। तो ग्रेफाइट का जो बच्चों स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। अब ये बताओ अगर लेयर्स हैं तो स्लिप होंगी कि नहीं, तो ग्रेफाइट इसलिए स्लिपरी होता है। तुम जब छोटे थे, जब तुम पेंसिल को शार्प करते हो तो उसमें से ग्रेफाइट, पेंसिल की निब क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। जब उसका पाउडर तुम उंगली पे लगाओगे तो तुम्हारी उंगली कैसी हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएगी, है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेयर्स की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, स्मूथ और स्लिपरी हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। डायमंड, 1 कार्बन इज बॉन्ड टू 4 कार्बन। बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट में बस इतना ही सा फर्क है, इसमें एक कार्बन 3 से बाइंड है और इसमें एक कार्बन 4 से बाइंड। देख रहे हो, एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से बाइंड है, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो कितने से बाइंड है, 1 2 3, मीथेन की तरह 4, फिर अगला कार्बन भी 4 से बाइंड है। इसी तरह हर कार्बन 4 से बाइंड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है हमारी पृथ्वी पर, जितने भी सब्सटेंस है उसमें सबसे हार्डेस्ट कौन है, डायमंड है। डायमंड हो गया। फ्यूलरीन्स क्या होते हैं, ये सबको नहीं समझ में आता कि फ्यूलरीन क्या है। बच्चों जिस तरह डायमंड और ग्रेफाइट है उसी तरह कौन है, फ्यूलरीन है। सॉकर बॉल देखिए तुमने, फुटबॉल, सॉकर बॉल, तो बच्चों सॉकर बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूलरीन। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चों 60 कार्बन का फ्यूलरीन, इसका नाम होता है बकमिंस्टर फ्यूलरीन। क्या होता है, 60 कार्बन का जो हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या बन जाता है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, क्या, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हमने तुम्हें प्योर कार्बन दिया और हमने बोला इस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे रख दो इसको, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड में। अब ऐसा होने लगा तो हर इंसान डायमंड बनाने लगेगा। बच्चों ये जो कंडीशन लिखी है ना, बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता, इसलिए हर इंसान कार्बन से डायमंड, वरना ऐसा होता तो पेंसिल की नीब निकाल निकाल के हम लोग डायमंड बना बना के बेचने लगते हैं ना। तो बच्चों डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड सब्जेक्टिंग टू प्योर कार्बन वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। आगे अगर हम देखें हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, नाम में लिखा है हाइड्रोकार्बन, जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। दो तरह के मिलेंगे तुम्हें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं जिनको हम एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं जिनको हम एल्काइन बोलते हैं, है ना। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या बन जाएगा, एल्केन। अब बच्चों एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का। क्या होता है, एल्केन में बच्चों याद करना पड़ेगा CnH2n प्लस 2, और एल्कीन क्या होता है, CnH2n, और एल्कीन क्या होता है, CnH2n माइनस 2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पहले प्लस 2, फिर कुछ नहीं है, फिर बाद में माइनस 2। अब हाइड्रोकार्बन की टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, देखो अगर स्ट्रेट चेन है, मतलब कार्बन से कार्बन लंबी चेन स्ट्रेट, तो हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें बीच में ब्रांच आ गई, मतलब ऐसे कार्बन में ब्रांचेस लगी हुई है ना, तो बच्चों ये क्या हो गया, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और अगर रिंग बन गई है तो रिंग चेन हाइड्रोकार्बन, है ना। बहुत आसान है। आगे फंक्शनल ग्रुप, अब यहां से थोड़ी सी बातें टिपिकल होने वाली है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, अगर किसी हाइड्रोकार्बन से, मान लो जैसे हमने कोई हाइड्रोकार्बन बनाया है ना, मान लो हमने मीथेन बनाया, ये क्या है बच्चों, मीथेन है, वेरी गुड। अब हमने कहा एक काम करो, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, मान लो हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो बच्चों ये क्लोरीन क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर जो भी तुम जोड़ दो वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। बच्चों लिखा है दीज आर ऑब्टेन्ड व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट्स। अब वो हेलोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाओ, कुछ और लगाओ, क्या बन जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। भैया आप तुम हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और जोड़ रहे हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं लेके आएगा कंपाउंड में, प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। क्लोरीन ब्रोमीन अगर जुड़ गया
तो ये बन जाएगा बच्चों ऑक्सीजन है ना। अल्कोहल का OH जुड़ जाता है तो अल्कोहल है, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल OH। अभी और आगे देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज, सिर्फ इतना जान लो, एक परिवार के सारे मेंबर क्या कहलाते हैं, होमोलोगस सीरीज। जैसे मिश्रा जी हैं, उनके परिवार में सब मिश्रा जी होंगे तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। शुक्ला जी हैं, उनके वहां सारे के सारे एक होंगे, वो एक होमोलोगस सीरीज है ना। और बच्चों खान है कोई, उसके वहां सारे के सारे खान होंगे, वो क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। तो बच्चों एक ही फंक्शनल ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप। बच्चों बोर्ड में ना मतलब ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जिस साल इन्होंने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ना पूछी हो। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप। एक कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पर, वो तुम समझ लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा। क्या, देखो फंक्शनल ग्रुप की वजह से बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, इसकी वजह से होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और बच्चों कार्बन की जो चेन होती है ना, कार्बन चेन, है ना, मतलब कार्बन एटम, मतलब कार्बन चेन का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कार्बन एटम, इनकी वजह से बच्चों क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये बताओ होमोलोगस सीरीज के मेंबर में क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन की चेन की लेंथ सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए जितने भी मेंबर होते हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और कार्बन चेन तो सब में अलग होती है ना भाई, 3 कार्बन होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, तो चेन की लेंथ अलग है, इस वजह से मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट, इसको याद कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, अलग अलग कार्बन एटम, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। अब एग्जांपल, जैसे प्रोपेन और इथेन, ये दोनों किस सीरीज के मेंबर हैं, एल्केन के, है ना। अल्कोहल वाले किस में आ जाएंगे, अल्कोहल की फैमिली में आ जाएंगे, है ना। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है एक ही कंपाउंड को जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको अलग अलग फॉर्म में, मतलब उसके स्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से बनाओ, वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ देखो बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो बच्चों ये भी C4H10 है। और ये देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4, हाइड्रोजन यहाँ भी, बच्चों ये भी C4H10 है। हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम, मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अंतर किस चीज का है, स्ट्रक्चर का। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाता है, मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर, ये क्या है, आइसोमर। आगे अगर हम लोग देखें, अब बच्चों हीरो है, अब उस हीरो का कुछ नाम होगा, उस हीरो को हम नाम कैसे देंगे, क्या उसका नाम होगा, तो उसका प्रोसेस क्या है बच्चों, ये हमने लिखा है। अगर तुमने यही स्टेप याद कर लिए तो आसानी से किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। सबसे पहले तुम उसमें लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट चेन मतलब रूट वर्ड। देखो अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो सबसे पहले तुम उसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो, मतलब रूट वर्ड चुन लो, है ना। अब तुम्हें पता है 1 कार्बन क्या होगा, 2 कार्बन क्या होगा, 3 कार्बन क्या होगा, सब तुम्हें पता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो उसका नाम सफिक्स या प्रीफिक्स के फॉर्म में जुड़ जाएगा। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, तो उसका या तो सफिक्स बनेगा या तो प्रीफिक्स बनेगा। आगे अगर सफिक्स जो होता है उसके स्टार्टिंग में वॉवेल आ रहा है, जैसे जनरली जब किसी, जैसे मान लो हमने एक कार्बन बनाया और हमने इसमें अल्कोहल जोड़ दिया, हमने बोला इसका नाम बताओ लिखकर, तो पहले तो तुम कार्बन की लंबी चेन देख लो। बच्चों यहाँ 2 ही कार्बन है तो ये चेन हो गई 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है, ठीक है सर। अब 2 कार्बन की चेन में तो क्या होता है बच्चों, इथेन। क्या होता है, इथेन क्या होता है, 2 कार्बन की चेन में क्या बनेगा, इथेन, ठीक है, ये बन गया हमारा इथेन। अब इस इथेन में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, OH जब भी होता है तो क्या जुड़ जाता है, ऑल। अब लिखा है अगर सफिक्स जो होता है वॉवेल से स्टार्ट हो, क्या स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, यस सर, यहाँ तो O आ रहा है तो इसका E हट जाएगा, जो रूट वर्ड है उसका E बच्चों हट जाएगा और ऑल डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल। तो इफ सफिक्स स्टार्ट विद वॉवेल देन E ऑफ द रूट वर्ड इज ड्रॉप्ड। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तुम्हें पता है यार, अगर डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन तो ईन लग जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन मतलब आइन लग जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आगे ये कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके नाम है। जैसे अल्कोहल में क्या जुड़ जाता है बच्चों, ऑल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, और डबल बॉन्ड है तो ईन, और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो
आइन। तो बच्चों ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसको कॉपी पे बार बार लिख करके याद करोगे, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। आगे कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स थे उनकी प्रॉपर्टी। अब कार्बन के खुद के कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले कंबशन, जला दो। कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको जला दो। जब भी तुम उनको जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर की मतलब निकलेगी मॉइस्चर, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। उसी हीट और लाइट का तो हम यूज कर लेते हैं मेरे भाई घर में। बर्तन जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो भी हम लोग स्टोव वगैरह गैस वगैरह यूज करते हैं उसमें से फ्लेम निकलती है, हाइड्रोकार्बन होता है। गैस में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, और वो बर्न होते हैं। वो बर्न होते हैं तो बच्चों हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी हीट की मदद से हम खाना पकाते हैं। वही लिखा हुआ है कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम। वहीं अगर अनसैचुरेटेड हो गए तो वो बहुत सारा ब्लैक स्मोक बनाते हैं। बच्चों जो सैचुरेटेड होते हैं वो बढ़िया से जलते हैं, मतलब कोई काले कलर का धुआं नहीं आता। लेकिन अगर वहीं तुम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जला दो तो बच्चों काला धुआं प्रोड्यूस होने लगता है। तो अगर क्वेश्चन हमने दिया एक हाइड्रोकार्बन, हमने उसको जलाया, बताओ जो है बहुत काले कलर का धुआं बन रहा था, तो बच्चों बताओ कैसा होगा वो हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। हाउएवर अगर तुमने सैचुरेटेड को भी इनकम्प्लीटली कंबशन कर दिया, एक तो अनसैचुरेटेड है वो तो काला धुआं दे ही रहे, लेकिन अगर तुमने सैचुरेटेड का भी इनकम्प्लीट कंबशन किया तब भी तुम्हें काला धुआं मिलेगा। तो बच्चों आज एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताने जा रहे हैं तुम्हें। जैसे तुम्हारे घर में जब खाना बन रहा हो, है ना, और अगर तुम देख रहे हो मम्मी ने गैस के ऊपर बर्तन रखा है और बर्तन काला हो गया है, बर्तन काला हो गया है, तो तुम मम्मी को तुरंत बोल दो कि मम्मी अपनी गैस सही करवा लो। क्यों? क्योंकि काला धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पूरे पाइपलाइन में दिक्कत है। तो बच्चों अगर ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी तुमने इनकम्प्लीट कंबशन कर दिया तब भी तुम्हें सूटी फ्लेम मिलेगा। सूटी फ्लेम का मतलब वो अजीब सा काला धुआं निकलेगा, वो बर्तन पूरा काला हो जाएगा। तो अगर बर्तन काला हो रहा है मतलब गैस में कोई प्रॉब्लम है। ये कुछ रिएक्शन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसमें जलाया तो CO2H2O और साथ में हीट लाइट। ऑक्सीडेशन, अगर किसी एल्कोहल को एल्कलाइन, बच्चों याद कैसे करोगे? देखो एल्कलाइन में N आ रहा है, KMnO4 में भी N आ रहा है, एसिडिफाइड में क्या आ रहा है बच्चों? C, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी C। तो बच्चों एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ तुमने अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी तो उससे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए तुम उसका क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन। आगे एडिशन, बहुत आसान है क्या? अच्छा बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? कोई भी अगर तुमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मान लो ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चों, ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक, और तुमने इसको क्या कर दिया बच्चों? कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करोगे तुम? अगर तुमने उसको निकेल के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर पैलेडियम, ये दोनों क्या है बच्चों? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है? खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, है ना, रिएक्शन पर असर डालेगा। तो बच्चों क्या करना है तुम्हें? सिर्फ इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देना। तो क्या होगा बच्चों? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगे रहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन तो ऐसे ही लगे रहेंगे, है ना। और एक एक हाइड्रोजन, अभी वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई ना, 3 ही बॉन्ड तो है, और एक एक हाइड्रोजन और जोड़ देना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? ये हाइड्रोजनेशन। क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन, एक सेकेंड, हाँ क्या लिखा है बच्चों? एडिशन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल। निकेल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो जाता है और हाइड्रोजन जाकर के डबल बॉन्ड को तोड़कर उसकी जगह पर जुड़ जाता है। तो बच्चों ये क्या था? एल्कीन। एल्कीन का जब भी हाइड्रोजनेशन करेंगे क्या मिलेगा हमको? यस, क्या मिलेगा? एल्कीन। एल्कीन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो एल्कीन से एल्केन बनाना हो क्या कर दो? हाइड्रोजनेशन। यूजफुल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, क्या करते हैं हम लोग? जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, घी वगैरह, इन सब का हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। जब हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। कोई चीज अगर 2 महीने चलनी है तो अब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ के 4 महीने, अब 4 महीने तक तुम उसको यूज कर सकते हो। तो बच्चों वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है। अगला, पहला हमने पढ़ा एडिशन, अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चों? अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू। आगे आप पढ़ोगे एच न्यू, अगर कभी ऐसा पेपर में आ जाए तो तुम क्या समझ जाओगे? सनलाइट। तो बच्चों अगर सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 डाल दिया है किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो Cl2 क्या करेगा? उस हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लो CH4 है और Cl2 है,
तुमने इसकी रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन हटा देगा और एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 और एक Cl जुड़ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, HCl, तो CH3Cl है ना। तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। आगे इथेनॉल। अब इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात, कॉमन नेम अल्कोहल होता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है और बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है तो समझ गए होंगे, दूर रहना है बेटा उससे। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में यूज होता है एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट, कौन, इथेनॉल। बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप, देखा होगा जब बहुत ज्यादा खांसी होती है ना, जब हम लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सिरप्स तो बोलते हैं कि कम पीना, मतलब आप पीने के बाद डिजीनेस आती है, लगता है नींद जैसी आने लगी, तो कुछ कुछ कफ सिरप्स में भी अल्कोहल डाला जाता है। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि कफ सिरप पी करके, नहीं, कफ सिरप में इतना नहीं होता मेरे भाई। कॉज ड्रंकेननेस, क्या कर देता है, ड्रंकेननेस है ना, अजीब सा मतलब नशा जैसा आ जाएगा है ना, नींद जैसी आने लगेगी है ना, कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर तुमने प्योर इथेनॉल किसी को पिला दिया तो बहुत लीथल होता है, डेथ हो सकती है, प्योर इथेनॉल से डेथ हो सकती है ना। आगे, अब इथेनॉल के रिएक्शंस, अगर इथेनॉल को कभी भी सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम इस H को रिप्लेस कर देता है, इस H की जगह कौन आ जाता है, सोडियम, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो सोडियम के साथ H हट जाएगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकल जाना, तो जब भी किसी अल्कोहल के साथ हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो उसमें से वाटर निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। बच्चों अल्कोहल से क्या बन गया, एल्कीन। अभी तुमने देखा था, अब अगर इस एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए, यस, अभी हमने पढ़ा है, क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन, निकेल पैलेडियम की प्रेजेंस में ये एल्कीन से क्या मिल जाएगा हमको, एल्केन बन जाएगा। बच्चों ऐसे रिएक्शंस याद करोगे तो तुम्हें याद होगा कनेक्ट कर करके। अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए हमने क्या किया, हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4, और रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। अब बच्चों इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है ना, देखो COOH लगा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आता है। अब विनेगर क्या है, क्या विनेगर और एसिटिक एसिड एक ही चीज है, नहीं। जब एसिटिक एसिड का 5 to 8% हम वाटर में डाल देते हैं तब क्या बन जाता है, विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं ना। 5 to 8% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, लिक्विड होता है, लिक्विड तो होता है लेकिन सर्दियों में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल देते हैं। और जैसे कि अब कोई पूछे बताओ इथेनोइक एसिड है, तुम बोलोगे हाँ है, बोलेगा बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, तुम बोलोगे वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है। आगे, अब इनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। सबसे पहला एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, कभी भी किसी एसिड के साथ एल्कोहल मिला दो, कभी भी किसी एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल मिला दो तो बच्चों क्या निकाल देना, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, H और OH निकाल दो क्या बन जाएगा, वाटर, और इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो CH3COOC2H5 और ये वाटर अलग निकल गया। इसका क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं इसको एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, और ये एस्टर बच्चों कैसे होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं ना, परफ्यूम्स वगैरह में हम लोग एस्टर्स का यूज करते हैं। वही लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एस्टर। इसका नाम क्या है बच्चों, क्या है, एस्टर, क्या है ये, एस्टर। आगे, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में कुछ नहीं करते हैं, ये जो एस्टर है ना हमारे पास, इस एस्टर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। जब भी एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो बच्चों ये डबल O बॉन्ड से तोड़ देना, C2H5 के साथ क्या डाल दोगे तुम, Na, क्या डाल दोगे, Na, CH3COO के साथ Na और C2H5 के साथ OH, तो बच्चों अल्कोहल तुमको वापस मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो एस्टेरिफिकेशन याद कर लेना, एस्टेरिफिकेशन बहुत बार आ चुका है, सेपोनिफिकेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बेस के साथ, ये बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब अगर एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा और बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, तो सॉल्ट बन जाता है और साथ में वाटर। अच्छा, ये एक चीज और, ये तो तुमने बच्चों एसिड और मेटल नॉन मेटल में पढ़ रखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, एसिड या बेसिक, कैसे होते हैं मेटल के, बेसिक। तो एसिड से रिएक्ट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। ये कैसा होगा, मेटल का कार्बोनेट है तो बेसिक होगा, और ये तो एसिड दिख ही रहा है, जिंदा तुमको एसिड है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, साथ में वाटर और CO2 भी निकल जाता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अभी तुमने देखा सोप कैसे मिले तुम्हें, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से। अब क्लींजिंग एक्शन सोप का क्या होता है, देखो जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास दो एंड्स होते हैं। अगर हम एक सोप मॉलिक्यूल को बनाना चाहें, मान लो ये कोई सोप मॉलिक्यूल है, इसके दो एंड्स होंगे,
एक एंड होता है वो कैसा होता है बच्चों, पानी से उसको डर लगता है। एक कैसा होता है हाइड्रो, कैसा होगा, एक हाइड्रोफोबिक, और एक बच्चों कैसा होगा हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक, जहां फिलिक आ जाए मतलब प्यार करने वाला, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर। एक है पूरा ये सोप का ही मॉलिक्यूल जिसका एक एंड पानी से डरता है और एक एंड पानी से प्यार करता है। तो जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो जो पानी से डरने वाला हिस्सा है वो सारा का सारा जाकर डर्ट में घुस जाता है कि भैया हमको बचा लो, यहाँ बहुत पानी है, हमको बचा लो। तो वो सारा का सारा डर्ट में जाकर के अटैच हो जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक है वो तो पानी से प्यार करता है, वो बोलेगा अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पानी की तरफ रहेंगे। तो जो डरने वाला हिस्सा है वो पानी की तरफ रहेगा कि नहीं, वो पानी से दूर भागेगा। तो डरने वाला हिस्सा सारा का सारा डर्ट में घुस जाएगा जाके। और बच्चों जो नहीं डरता है वो पानी के बाहर रहेगा, पानी से अटैच रहेगा, और जैसे ही तुम पानी डालोगे वो पानी के साथ बह जाएगा। तो सोप मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से लव करने वाले, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से हेट करने वाले, दोनों एंड्स हैं बेचारे के पास। तो वाटर में जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट से अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो पानी में रहेगा, मतलब टुवर्ड्स पेरीफेरी का मतलब वाटर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मिसेल बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, मतलब बीच में क्या हो, मिसेल का मतलब क्या होता है बच्चों, बीच में क्या हो, डर्ट। ये क्या है बच्चों, डर्ट। ये क्या है, डर्ट। और इस डर्ट के चारों तरफ इस तरह से कौन अटैच हो जाए आकर के, सोप के या डिटर्जेंट के पार्ट्स। और ये जो अटैच होगा बच्चों, ये जो अटैच होने वाला पार्ट है इसका क्या नाम होता है, ये जो अटैच है ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट अटैच होगा, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, जल्दी बोलो जल्दी, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो बोलो बोलो, हाइड्रोफिलिक या फोबिक, हाइड्रोफोबिक। भाई तो पानी से डर रहा है ना, तो वो सारा का सारा कहेगा भाई हमको छुपा लो, हमको बचा लो। तो डर्ट बोलेगा एक काम करो हमारे अंदर आकर के छुप जाओ। तो अब वो छुपाया तो उसने, लेकिन वो उसका प्लान कुछ और था। उसने जैसे ही छुपाया और तुमने पानी डाला, वो बेचारा उसको लेकर के बाहर निकल गया। मिसल बन गए, और मिसल्स गेट वॉश्ड अवे व्हेन रिच्ड विद वाटर, है ना। पहले अटैच हुआ, जब तुमने पानी डाला वो पानी के साथ बाहर निकल के भाग गया। तो बच्चों इस तरह से हमने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले सोप होते क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, लंबी लंबी कार्बन की चेन होंगी और उनसे लास्ट में COONA जुड़ जाएगा। इस तरह से होते हैं बच्चों, है ना, इस तरह से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा ये क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट, यहाँ अमोनियम सॉल्ट आकर जुड़ जाता है, NH4+ जैसे सॉल्ट आकर के जुड़ जाते हैं, और साथ में क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस भी होते हैं। ये बच्चों हार्ड वाटर में स्कम बना देता है, प्रेसिपिटेट जैसा बना देगा, मतलब झाग नहीं बनेगा। सोप को अगर तुम हार्ड वाटर में डालोगे तो झाग नहीं बना पाएगा ये बेचारा। वही लिखा हुआ है बच्चों, लेस फोम इन हार्ड वाटर। तो बच्चों अगर फोम ही नहीं बन रहा, अगर फोम नहीं बन रहा तो हमारे काम का है इतना नहीं, तो हार्ड वाटर में लेस इफेक्टिव होता है। तो इसको सिर्फ हम लोग बाथिंग पर्पस के लिए ही यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने डिटर्जेंट को देखा तो ये क्या बनाता है बच्चों, स्कम मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। अब अगर फोम अच्छे से बना रहा है हार्ड वाटर में तो हम इसको हार्ड वाटर में इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड में बच्चों क्या आ रहा है, हार्ड डी और डिटर्जेंट डी। तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट जो होता है वो फोम बना लेता है, और ये फोम बना लेता है तो ज्यादा इफेक्टिव है। अब इफेक्टिव है तो लॉन्ड्री वगैरह में, शैम्पू वगैरह में, तुमने देखा ना शैम्पू जैसे ही बाल में लगाओ तो क्या है, बहुत सारा फोम बन जाता है। साबुन को बाल में लगाओ फोम नहीं बनता, क्यों, क्योंकि साबुन हार्ड वाटर में फोम बना ही नहीं पा रहा। तो हम लोग शैम्पू वगैरह में डिटर्जेंट्स को ऐड करते हैं। तो बच्चों इस तरह से सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस हमने देख लिया। अब तुम देख लिया बच्चों तुमने कि हमने कितनी जल्दी से सारे टॉपिक्स को इतने कम टाइम में रिवाइज कर लिया। बच्चों इसी तरह बाकी सारे चैप्टर्स को भी रिवाइज करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इंस्पायर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने फ्रीली बता सकते हैं, हम लोग 24/7 कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।